अंकिता, वेलकम टू माय चैनल एसी एडू हब। एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो यार हम पढ़ रहे थे 16 से 17 सेंचुरी तक की बात, मुगल कोर्ट की बात पढ़ रहे थे। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने उनके रूलर्स के बारे में, उसके बाद उनके क्रॉनिकल्स की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ा, उसके लैंग्वेजेस कैसे चेंजेस हुए थे, टर्किश टू पर्शियन, एंड मैनस्क्रिप्ट्स क्या है, कैसे बनते हैं, पेंटर्स को, कैलीग्राफर्स को क्यों इतने इंपॉर्टेंस दिए जाते थे, ये सब चीजें हमने पढ़ा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। एंड इस पार्ट में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम फर्स्ट तो ये देखेंगे कि जो क्रॉनिकल्स थे, बादशाहनामा, अकबरनामा, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे और थोड़ी सी आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवन है। अगर इस चैनल के साथ मेंबरशिप लेना चाहते हैं या फिर चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करके आप अपने लिए प्लान चूज कर सकते हैं। ओके, सो स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। क्रॉनिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़े थे हमने, किताब खाना पढ़ा था। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं अकबरनामा, बादशाहनामा। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में 3 क्रॉनिकल्स के नाम बताए थे, अकबरनामा, बादशाहनामा और आलमगीरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा एज द नेम सजेस्ट अकबर के लिए लिखा गया था। बादशाहनामा जो है ये शाहजहां के लिए लिखा गया था, ठीक है। शाहजहां नामा को बादशाहनामा भी कहते हैं। एंड आलमगीरनामा जो है वो औरंगजेब के लिए लिखा गया था। ओके, इतना क्लियर है। इसमें से 2 जो है अकबरनामा, शाहजहां नामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेल नोन क्रॉनिकल है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस क्रॉनिकल है। अबुल फजल ने लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल जो अकबरनामा है। देखो ये जो अकबरनामा है इसके कुछ फीचर्स हम देखते हैं, दैट इज 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग ऑफ बैटल, इवेंट्स, बिल्डिंग साइट्स, हंट्स, कोर्ट सीन्स एक्सेट्रा। तो 150 फुल और डबल शेप, ठीक है, मतलब फुल एक पन्ने में लिखा होता था या फिर डबल पेजेस में लिखे होते थे। एंड इट कंटेन्स द बैटल्स, जो लड़ाइयाँ होती थी उनकी पेंटिंग्स वगैरह, कोर्ट की पेंटिंग्स, कोर्ट सीन्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हंट सीन्स एक्सेट्रा, इनके बारे में लिखा गया था। बाय द वे अगर आपको क्रॉनिकल्स का मतलब या फिर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट पार्ट में जाके एक बार वो वीडियो देख लो ताकि इन सब चीज़ों का मतलब आपको पता चल जाए। अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो थे इनके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था, ठीक है। ये आगरा में ब्रॉन एंड बॉटअप है, आगरा में ही जन्मे हैं, मुगल दरबार में ही जन्मे हैं। ये पर्शियन, अरेबिक, सूफीज़म, ग्रीक फिलोसॉफी, इतने सारे लैंग्वेजेस जानते थे, ठीक है। साथ में ये एक ओपन थिंकर थे, इंडिपेंडेंट थिंकर थे, अपने ओपिनियंस थे, ठीक है। एक बहुत अच्छा डिबेटर थे ये। एंड इन्होंने क्या किया था ना, जो उलेमा थे, मतलब जो ट्रेडिशनल थॉट के साथ जो टीचर्स थे, मतलब मुस्लिम टीचर्स, उलेमा जो थे, इनकी जो ट्रेडिशनल थॉट्स थी उसके साथ उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बोला था कि नहीं हम इससे सहमत नहीं, या फिर हम कह सकते हैं एक डिबेट किया था या फिर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले थे, इनके पास अपना एक अलग ओपिनियन थे, इंडिपेंडेंट थिंकर थे, डिबेट अच्छा कर सकते थे। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं ना अकबर को बहुत पसंद आई, इनमें जो ये खूबी है अकबर को बहुत पसंद आई, इसलिए ही अपोज द व्यू ऑफ उलेमा। एंड इन सब चीज़ों के लिए, इन सब गुणों के लिए क्या किया गया, अबुल फजल को जो अकबर है उन्होंने बोला कि मेरे बारे में लिखो। साथ में उनके एडवाइज़र एंड स्पोक पर्सन ऑफ हिज पॉलिसी भी बना दिया, ठीक है। उनके एडवाइज़र भी बना, तो अकबर के एडवाइज़र भी बना दिया गया, साथ में स्पोक पर्सन ऑफ हिज पॉलिसीज। तो जो भी पॉलिसीज बनती थी उनके स्पोक पर्सन कौन थे, अबुल फजल, क्योंकि उनको मतलब अकबर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे इनकी क्वालिटीज़ देखे, ठीक है। अबुल फजल वर्क ऑन अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स तक ये अकबरनामा पे काम किया इन्होंने। हाँ, कब से शुरू किया था, 1589 से शुरू किया। एंड 13 ईयर्स तक ये अकबर के बारे में जो है, ये अकबरनामा के बारे में लिखते रहे। आपको पता है ये जो अकबरनामा है 3 उसमें डिवाइडेड है, ओके, 3 बुक्स है इसके अंदर। तो फर्स्ट बुक जो है ये हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बताता है, मीन्स कैसे सब शुरू हुआ, उसके बाद जो अकबर की जो अपब्रिंगिंग कैसे हुई, उनका सब कुछ बचपन वगैरह कैसे ग्रो अप हुए। तो फर्स्ट जो फेज है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है।
सेकेंड जो बुक है उसमें क्या बताया गया, 46 रेगनल ईयर ऑफ अकबर, मीन्स जो रूलिंग ईयर था, जितने साल उन्होंने रूल किया, 46 ईयर तक जब उन्होंने रूल किया, इससे ज़्यादा भी किया, इसके बारे में लिखा गया। तो ये हो गया सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में उनके बारे में लिखा गया, अपब्रिंगिंग वगैरह, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड कैसे शुरू हुआ, साथ से अपब्रिंगिंग तक। उसके बाद रूलिंग एरिया, रूलिंग पीरियड जब लिखा गया उसको सेकेंड बुक में लिखा गया। थर्ड बुक है आईने अकबरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ज़्यादा फेमस बुक आईने अकबरी, जहाँ पे मुगल एम्पायर इज प्रेजेंटेड एज दी डाइवर्स, ठीक है, डाइवर्सिटी दिखाई गई। क्योंकि आपको पता होगा अकबर के टाइम पे उन्होंने सेक्युलरिज्म का रूल वो फॉलो कर रखा था, मीन्स हर एक जो रिलीजन है वहाँ पे अलाउड थे, जिजिया टैक्स उन्होंने हटा दिया था, तो वहाँ पे जो है डाइवर्सिटी दिखाई गई, ईरानीज तुरानीज थे, उसके बाद हर एक जो रिलीजन है वो एक्सेप्टेड थे। तो उस थर्ड बुक में आईने अकबरी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसमें हमें मुगल कोर्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अकबरनामा में कितने बुक थे, 3 बुक थे। फर्स्ट बुक में फर्स्ट फेज लिखा गया अकबर के बारे में, सेकेंड फेज में उनकी रूलिंग ईयर्स के बारे में लिखा गया, थर्ड फेज में मुगल दरबार के बारे में पूरी विस्तार से बताया गया है, ठीक है। एंड इसके बाद अगले साल ही क्या हुआ, जो अबुल फजल थे उनकी मर्डर हो गई। कैसे? बिकॉज जो प्रिंस सलीम थे या फिर जहांगीर थे, अकबर के जो बेटे थे, उनकी वो मतलब जो अबुल फजल है उनकी बात वो नहीं मान रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, जहांगीर जो है साजिश रची, इस अबुल फजल के खिलाफ जो है उन्होंने साजिश रची और वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद इनकी मर्डर हो गई अबुल फजल की। ऑल्दो ये बहुत अच्छे राइटर थे, कोर्ट में जो भी दरबारी थे सब इनकी तरह लिखने की मतलब कोशिश करते थे, इनकी तरह लिखना चाहते थे, बिकॉज ये बहुत अच्छा इंडो पर्शियन स्टाइल में ये लिखते थे। ये जो बुक है अकबरनामा, ये पर्शियन में लिखा गया, ठीक है। एंड ये जो बुक है, ये जो बुक लिखी गई है अकबरनामा, इसमें ये डायक्रॉनिक बुक है, मीन्स इसमें टाइम टू टाइम जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आए हैं उनको इंक्लूड किया गया है। साथ ही इसमें ट्राई किया गया है कि हर एक छोटी मोटी चीज़ों को जो है एक साथ प्रेजेंट करने की, जैसे मुगल दरबार के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जो भी छोटे मोटे इवेंट्स है सबको, जियोग्राफी से लेके एवरीथिंग एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है सब कुछ इसमें एक साथ दर्शाने की कोशिश की गई है। बट ये जो है डायक्रॉनिक किताब है, साथ में एक सिंक्रोनिक व्यू इसमें देने की कोशिश की गई है, ठीक है। डायक्रॉनिक में जिसमें डेवलपमेंट्स होते जा रहे, मतलब टाइम के साथ साथ जो है जो भी डेवलपमेंट्स होते गए उनको उन्होंने रिकॉर्ड किया। एंड एक सिंक्रोनिक व्यू देने की कोशिश की, मीन्स एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ों की प्रेजेंटेशन करने की उन्होंने कोशिश की। सो दैट इज ऑल अबाउट द अकबरनामा। बढ़ते हैं बादशाहनामा की तरफ, जिसे शाहजहांनामा भी कहते हैं। एंड इसको जो है ये भी 3 पार्ट्स में है, बट 2 पार्ट जो है किसी ने लिखा है एंड लास्ट पार्ट किसी और ने लिखा है, ठीक है। ये बिकॉज इनके मर गए थे ये बीच में। बादशाहनामा के ऑथर कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में या फिर MCQ में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखना, अब्दुल हमीद लाहौरी। एंड ये जो है अकबरनामा, इसको किसने लिखा है? अबुल फजल। ये आपको राइटर्स के नेम याद होने चाहिए। इट इज़ एन ऑफिशियल हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम्स, ठीक है। ये 3 वॉल्यूम में है, ये जो अकबरनामा है ये भी 3 किताब में है, ये भी 3 वॉल्यूम्स में है, ऑफ 10 लूनर ईयर्स ईच। तो 10 लूनर ईयर ईच, ठीक है। हर एक बुक में आपको 10 लूनर ईयर का वो पता चलेगा, ठीक है। 10 लूनर ईयर ये जस्ट अ मार्क, ठीक है, कि इतने साल का, फिर इतने साल में क्या हुआ, तो 10-10 में इसको डिवाइड किया है। लाहौरी रोट 2 वॉल्यूम। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये इनके ऑथर है बादशाहनामा के, इन्होंने 2 वॉल्यूम लिखे हैं, ओके। एंड इट इज़ रिवाइज बाय सफदुल्ला खान, शाहजहां के जो वजीर थे, इनको इन्होंने रिवाइज किया है। एंड जो 3rd वॉल्यूम है ये हिस्टोरियन वारिस ने लिखा है, ओके। तो हिस्टोरियन वारिस ने ये 3rd वॉल्यूम लिखा है। एंड 2nd वॉल्यूम जो है ये किसने लिखा है? बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। तो ऐसे 3 वॉल्यूम्स लिखे गए हैं। एंड 3rd वॉल्यूम किसने लिखा है? हिस्टोरियन वारिस ने, ठीक है। तो फर्स्ट 2 वॉल्यूम अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा गया है, उसके बाद किसने रिवाइज किया? जो इनके वजीर थे उन्होंने रिवाइज किया। एंड 3rd जो है वो वारिस ने लिखा है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द 3rd वॉल्यूम। इसके बाद जब कॉलोनियल पीरियड आया तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, ये ना मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ते थे ताकि इनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इनके रूलर्स
के बारे में पता चल सके। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपने सुना होगा, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय सर विलियम जॉन्स। ओके, एंड उस टाइम में जो है काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये एडिट करते थे, प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे। वैसे ही जो फर्स्ट पब्लिश हुई, इसकी जो एडिटेड वर्जन जो हुई उसको फर्स्ट पब्लिश किसने किया? बाय एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में हेनरी बेवरेज ने किया था, बट जो फर्स्ट इसको पब्लिश किया गया, जो इसकी एडिटेड वर्जन थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने किया, ठीक है। तो उस टाइम में वो ये सब मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो है पब्लिश करते थे, एडिट करते थे, ठीक है, प्रिंट वगैरह करते थे, बिकॉज उस टाइम में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ये सब पढ़ते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स पढ़ते थे, ताकि उनको इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द बादशाहनामा एंड अबाउट द अकबरनामा। इसके बाद हम देखते हैं द आइडियल किंगडम, ठीक है। इसके बाद ये वाला टॉपिक है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखो द आइडियल किंगडम क्यों बोला गया? ये किंगडम जो है एकदम आइडियल था। क्यों था भाई? क्योंकि यहाँ पे जो मुगल किंग्स है उनको ये कहा गया है कि दे केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। उनको जो उनके कोर्टियर्स थे ये थे, ठीक है, मुगल कोर्टियर्स वगैरह जो थे, क्या मानते थे कि जो मुगल्स है, मुगल किंगडम्स है, या फिर इनकी जो जनरेशन है, दे डायरेक्टली केम फ्रॉम गॉड। एंड कैसे? ये इसकी एक रिलेशन है, बिकॉज एक स्टोरी है, ठीक है। तो जो मंगोल क्वीन थी अलंका, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, वो अपने टेंट में आराम कर रही थी, तभी क्या हुआ, एक रे ऑफ सनशाइन आई, ठीक है, सूरज की किरणें आई, एंड उस सूरज की किरणों से वो क्या हुई, प्रेग्नेंट हो गई। ओके, अब जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया, मीन्स जो बच्चा आया, तो उसको माना जाता है कि ही केम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, या फिर डायरेक्टली अ डिवाइन, ठीक है। एंड ये जो है डिवाइन पावर जो है, डिवाइन ऑथोरिटी जो है, ये जनरेशन वाइज क्या होता गया, ट्रांसफर होता गया। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, प्रेग्नेंट बाई रे ऑफ सनशाइन, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो ऑफस्प्रिंग बोर डिवाइन लाइट, तो जो ऑफस्प्रिंग आया ही बोर, उसके साथ वो एक डिवाइन लाइट लेके आया, उसको एक गॉडली टाइप का माना गया, ठीक है। एंड वो जो है, ये जो डिवाइन लाइट है, वो जनरेशन वाइज ये आगे ये पास ऑन होता चला गया। इसकी वजह से इन्हें कहा जाता है दे डायरेक्टली केम फ्रॉम गॉड, ये माना जाता है। अबुल फजल जो है, इन्होंने बोला है कि दे प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन ऑफ द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हाईएस्ट स्टेशन ऑफ हायरार्की है, ये एकदम सुप्रीम है, बिकॉज ये डायरेक्टली गॉड की तरफ से आए हैं, ठीक है। एंड ये जो है अबुल फजल ने ऐसा क्यों कहा है, बिकॉज ये इंस्पायर हुए थे एक ईरानियन सूफी से, जिनका नाम है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। उन्होंने एक ये आइडिया दिया था कि जो है ये एक डिवाइन लाइट जो है पास ऑन होता गया, ट्रांसफर होता गया। तो इसी आइडिया से इंस्पायर होके अबुल फजल ने जो है मुगल किंग्स को क्या बोला है, दे केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स ये सब बनाए गए हैं। मुगल किंग्स जो है हालो पहने हुए हैं, ये भी दर्शाया गया है, जो बेसिकली ये यूरोपियन से इन्होंने देखा था, ठीक है, वही मुगल्स के ऊपर इन्होंने क्या हुआ, पोर्ट्रे कर दिया। यूरोपियंस में जैसे जीसस क्राइस्ट एंड वर्जीनिया मैरी को जैसे पोर्ट्रे किया गया, वैसे ही जो है मुगल किंग्स को हालो पहने हुए पोर्ट्रे किया गया। ऐसा दिखाया गया है कि दे केम डायरेक्टली फ्रॉम द गॉड, एंड ये पिक्चराइजेशन वगैरह की गई है, ताकि लोगों को ऐसा लगे, ताकि लोगों को ऐसा मतलब लोग ऐसा माने कि दे केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, ठीक है। ये एक ना बहुत बड़ा सोर्स होता था, अगर वो अपने आप को ये बता देते थे कि आई केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, आवर हायरार्की इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, तो लोगों के पास वो ज़्यादा अकाउंटेबल बन जाते थे, ठीक है। लोग ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे, मानते थे। तो ये एक है सोर्स ऑफ ऑथोरिटी, जहाँ से उनको ये शक्ति मिलती थी, पावर मिलती थी, बाय द नेम दैट दे केम फ्रॉम डिवाइन पावर। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द आइडियल किंगडम। तो ये एक स्टोरी था बेसिकली। नाउ केम टू यूनिफाइंग फोर्स। यूनिफाइंग फोर्स क्यों नाम दिया गया इस टॉपिक को, बिकॉज जो अकबर के टाइम का जो मुगल कोर्ट था, मुगल दरबार था, उसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, काफ़ी धर्म के लोग थे, काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले लोग थे, जैसे मुस्लिम, हिंदू, ज़ोरास्ट्रियंस, ठीक है, और भी देख सकते हो जैन्स थे, ठीक है। तो सारे मिलके जो है रहते थे, एंड इनमें
हर एक कम्युनिटी में, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी में पीस बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए अकबर ने एक जो है निकाला था, दैट इज सुलही कुल। सुलही कुल क्या है? सुलही कुल एक पॉलिसी है जिसके ये इसलिए बनाया गया था ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। जैसे देखो हमारे इंडिया में इतने सारे धर्म है, इतनी सारी जातियां हैं, एंड इस वजह से जो है काफ़ी सारे दंगे एंड ये सब हम देख सकते हैं। तो उस टाइम में क्या हुआ था, इतनी सारी जातियाँ थी, इतने सारे धर्म थे, तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक जो है पॉलिसी निकाली सुलही कुल का, ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि जब इतने सारे रिलीजियस लोग थे, इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले लोग थे, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो पीस बहुत कम रहने के चांसेस होते हैं। इसलिए पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सुलही कुल निकाला गया था। तो सुलही कुल के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। तो आपको लिखना है सुलही कुल इज़ फॉर द मेंटेनिंग जस्टिस एंड पीस बिकॉज देयर आर वेरियस हम कह सकते हैं कंपोजिशंस इन द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग अकबर टाइम। आप एग्जाम्पल दे देना, जैसे हिंदूज है, मुस्लिम्स है, ज़ोरास्ट्रियन, जैन्स थे, एंड इसके अंडर क्या था, ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट्स हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर क्या हुआ था, जितने भी रिलीजन के लोग थे उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, वो अपने जो भी ओपिनियंस है उसको बता सकते थे। तो 2 मार्क्स में आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। साथ में एग्जाम्पल के लिए आप ये भी दे देना, जो नोबिलिटी है, जो उस टाइम में जो इनकी नोबिलिटीज थी, नोबल्स थे, ठीक है, तो वो भी हम काफ़ी कंपोजिशन देख सकते हैं, जैसे ईरानीज, तुरानीज, उसके बाद ले लो आप राजपूत वगैरह, ये सारे थे, ठीक है। तो उनके नॉवेल्स में कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब आप ये हो, आप पर्शिया से हो या फिर आप तुरानी हो तो हम आपको ज़्यादा भाव देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो भी नॉवेल्स को, जो भी उनको अवार्ड मिलता था, जो भी उनको टाइटल्स मिलता था, इज़ प्योरली बेस्ड ऑन देयर वर्क, प्योरली बेस्ड ऑन देयर हम कह सकते हैं ओबीडियंट, मतलब वैसा कुछ नहीं था कि किसी पर्टिकुलर की तरफ बायसनेस था। ऐसा था कि आपके काम के ऊपर, आपके मेरिट के ऊपर आपको टाइटल्स या ये सब दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं था। ओके, तो सुलही कुल से हमने 3 चीजें सीखी। फर्स्ट, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी ये लाया गया था। सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। थर्ड ये है कि जो भी नॉवेल्स थे मुगल दरबार में, तो वो भी क्या थे, कंपोजिट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट उसके थे, एंड किसी के साथ बायसनेस नहीं था, बिकॉज सबको जो है मेरिट के बेस्ड पे टाइटल्स एंड रिवर्स दिए जाते थे। ओके, दैट्स क्लियर। उसके बाद जाते हैं अकबर के टाइम पे एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज हुआ था। पिलग्रिमेज टैक्स एक लगता है, ठीक है, तो वो एबॉलिश कर दिया गया था 1563 में। जिजिया टैक्स जो है ये कर दिया गया था। जिजिया टैक्स बेसिकली जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था, बिकॉज राजा उनकी सेवा कर रहे या फिर राजा उनको जो है उनकी ध्यान रख रहे, उनके लिए काम कर रहे, तो उनके लिए एक ओबीडियंस टैक्स उनको देना पड़ता था, उसको हटा दिया गया था ताकि एक अच्छा माहौल बने रहे, पीस एंड स्टेबिलिटी रहे। ओके, ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग्स। तो जो भी जितने भी मुगल एम्परर्स थे ये ग्रांट्स देते थे, दान देते थे, टेम्पल्स को बनाने, मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसे वगैरह देते थे। एंड अगर आप देखें जब वॉर में टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे तो शाहजहां और औरंगजेब इन्होंने क्या हुआ, ग्रांट्स दिए थे, दान दिए थे, ताकि टेम्पल्स की दोबारा रिपेयर कराया जा सके, मेंटेन कराया जा सके, इस वजह से। ओके, तो बट बाद में जाके क्या हुआ, अकबर के टाइम के बाद से जाके क्या हुआ, ये सब जिजिया टैक्स वगैरह दोबारा लेके आया गया, बट स्टिल वो ग्रांट्स वगैरह देते थे। तो दैट इज ऑल अबाउट द सुलही कुल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुलही कुल के अंडर क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की गई थी, ठीक है, कैसे एक पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाने के लिए अकबर ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। उसके बाद आते हैं जस्ट सॉवरेनिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या था, देखो जो मुगल एम्परर है, जो राजा है, वो अपने प्रजा की, ठीक है, प्रजा मीन सब्जेक्ट्स को जो है उनको प्रोटेक्शन देना होता था 4 चीज़ों पे। 4 चीज़ें कौन सी, लाइफ, जान, ठीक है, लाइफ के लिए। सेकंड है प्रॉपर्टी, जिसको माल बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा मतलब इनका अलग अगर हम देखें, माल है बोला जाता है, प्रॉपर्टी, लाइफ। थर्ड है आपका डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है, डिग्निटी, आई एम सॉरी, ऑनर। ऑनर मीन्स नामस, तो ऑनर, ठीक है, लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी, एंड लास्ट है फेथ। फेथ
इस दिन बोला जाता है, इसको फेथ को दिन बोला जाता है, ऑनर नामुस बोला जाता है, ठीक है। इन 4 चीज़ों की प्रोटेक्शन चाहिए थी, कौन कौन सी? लाइफ, उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद फेथ एंड फोर्थ इज ऑनर, इन 4 चीज़ों की। एंड बदले में जो सब्जेक्ट्स है, जो प्रजा है, उनको क्या देना पड़ता था? एक ओबीडियंस का वो देना पड़ता था, ठीक है। जैसे टैक्स वगैरह ले लेते थे, उनके रिसोर्सेज से उनको थोड़ा शेयर देना पड़ता था। तो राजा को 4 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना होता था, एंड उसके बदले जो प्रजा है उनको अपने रिसोर्सेज से जो भी वो उगाते थे, कमाते थे, उससे थोड़ा टैक्स देना पड़ता था एज वेल एज ओबीडियंस का एक टैग वो देना पड़ता था कि हाँ राजा हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम राजा को थोड़ा वो दे रहे, ठीक है। ये बात मेनली टैक्स की है, जो टैक्स लिया जाता था। एंड ये बोला जाता था राजा इसलिए टैक्स लेते हैं क्योंकि वो हमारे इन 4 चीज़ों की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपके बुक में एक डायग्राम है लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो आपका डायग्राम है यहाँ पे दर्शाता है, ये जो डायग्राम है दिस इज द पिक्चर ऑफ जहांगीर। तो इसमें आप अगर देखो तो राजा जो है तीर मार के जो है ये जो है पॉवर्टी वगैरह अंधकार को दूर कर रहे हैं। तीर मार के मीन्स ही इज ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम दी पॉवर्टी, फ्रॉम द डार्कनेस, ऑल द बैड थिंग्स, ठीक है। एंड नीचे देखो शेर एंड बकरी दोनों साथ में बैठे हुए हैं, मीन्स एवरीवन हैज द इक्वालिटी टू लिव पीसफुली, ठीक है। मीन्स यहाँ पे सबको रहने की वहाँ पे यहाँ पे अलाउड थे। तो ये बेसिकली दिखाया जा रहा है एंड दिस इज थ्रू कि वो जो चेन ऑफ जस्टिस था उसको ये सब किया जा रहा है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स ये सब बनाए जाते थे ताकि ये दिखाया जा सके द एम्परर्स आर वेरी अकाउंटेबल टू देयर सब्जेक्ट्स, टू देयर हम कह सकते हैं कि प्रजा के प्रति, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सेकंड पार्ट। हम इसको यही खत्म करते हैं बिकॉज थर्ड पार्ट में हम करेंगे द कैपिटल कोड्स एंड ये सब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको अगर हम सेपरेट वीडियो में करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।